सत्यमेव जयते। चैप्टर 2 जो है वो एक शॉट में पूरा मैं कर रहा हूँ। ये वीडियो को मैं ऐसा बना रहा हूँ कि आप अगर इसको एक दो बार सुन लीजिएगा, सिर्फ अगर आप कुछ और भी काम करने लगा के सुन लीजिएगा तो फिर आपका ये चैप्टर पूरा दिमाग में रहेगा, पूरा कंसेप्ट दिमाग में रहेगा। आपको अगर एक बार देखने का मन करेगा तो देख लीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार लास्ट टाइम में इसको मैं आपको दिखा दूं जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट में सारा का सारा पूरा चीज है। एक बार ना भी देखिए तो ये पूरा का पूरा ये जब आएगा तो आप ऐसे उंगली उठाइएगा, मतलब कि सही जा रहा है। ये नोट्स को थोड़ा 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 जूम करके ऐसा कीजिए कि इससे पूरा नोट्स आ जाता है, कि स्क्रीनशॉट किसी को लेना तो ले ले। आ गया पूरा? ये पूरा आ गया? एक इधर से भी कर लीजिए, ये पूरा आया कि नहीं देखिए। ये पूरा आ गया? हाँ, चलिए इसको, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना था उसको ले लीजिए, ताकि जो है आपको लगे कि मैं क्या देख के पढ़ा रहा हूं। तो ये 2-3 डिफरेंट पब्लिशन किताब का मेन चीज जो है वो सारा कुछ इसमें है। बेसिकली सरस्वती ज्यादा है, लेकिन बाकी सब भी है। चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स, अब इसको कैसे समझना आपको, बेसिकली ये ज्यादा जरूरी है। पहले चिल्ड्रन स्पोर्ट्स वुमेन स्पोर्ट्स 2 चैप्टर था, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो सबसे पहले शुरू होता है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। अब इसमें देखिए, अगर पूछ सकता हूं ऑब्जेक्टिव में, तो आपका ये पूछ सकता है कि एक्सरसाइज गाइडलाइंस ये कब WHO ने दिया। तो WHO ने सबसे पहले 2010 में एक्सरसाइज गाइडलाइंस दिया था, ठीक है। और उसके बाद वो एक्सरसाइज गाइडलाइंस चल रहा था, लोग उसको फॉलो कर रहे थे। 2020 में आने तक नया रिसर्च हुआ, कोविड का भी दौर था, उस समय लोग हेल्थ के प्रति और ज्यादा कॉन्शियस हुए। वहां पर 2020 में 2020 में एक और गाइडलाइन, रिफॉर्म्ड गाइडलाइन जो है फिर से आया। तो ये गाइडलाइन क्या है, तो थोड़ा सा ना आपको इसमें अपना अगर ब्रेन खुला रखेंगे कि किस बच्चे के लिए क्या करना है, तो डिफरेंट पब्लिकेशन में डिफरेंट तरीके से दिया गया है। अगर सेम WHO पूछा तो उसका अलग तरीके से लिखना है, लेकिन कोई इसको रॉन्ग नहीं कर सकते। WHO का बहुत वाइड डिफिनेशन है, वाइड रेंज है, उसमें से कुछ कुछ किताब में है। यानी कि आप WHO के अनुसार भी लिखेंगे तो आपको अपना दिमाग लगाना कि आप घर के अगल बगल छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या कराना ठीक रहेगा। तो आप मिडिल चाइल्डहुड के हैं तो क्या, एडोलेसेंट है तो क्या, और यंग है और ओल्ड है तो क्या, तो उसके अनुसार है। WHO का मैं बता रहा हूं, उसके साथ साथ मैं क्लियर करते जाऊंगा क्या आप और लिख सकते हैं। इन्फेंट्स यानी 0 to 5 ईयर्स, तो सबसे पहले इसको अगर एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप 5 मार्क्स का अगर आ गया, अलग अलग भी 1-2 मार्क्स का पूछता है कि बच्चों के लिए क्या करना है, एडोलेसेंट के लिए क्या करना है, अलग पूछता है, तो आपको अलग अलग जो मैं बोलूंगा वो लिखना है। 5 मार्क्स का सबको एक्यूमुलेट करके लिखना है, सबको एक साथ लिखना है। इन्फेंट्स 0 to 5 ईयर्स। अब इसको भी WHO ने अलग अलग बांटा है, लेस देन 1 ईयर। अब लेस देन 1 ईयर का क्या है, उसको तो हाथ पैर मारा यही है, काफी है। लेकिन उसको क्या बोलते हैं कि प्रोन पोजीशन में थोड़ा देर के लिए, यानी कि पेट के बल लिटा के थोड़ा देर के लिए छोड़ दिए, तो उससे क्या होगा, 1-2 महीना के बाद तो वो अपना हाथ पैर अलग तरीके से मारेगा, घसकने की कोशिश करेगा, क्रॉलिंग करने की कोशिश करेगा, यही उसके लिए एक्सरसाइज हो जाएगा। उसको 17 से 20 घंटे सोने भी देना है, क्योंकि छोटा एकदम बच्चा है, वो सोना बहुत ज्यादा जानता है। नेचुरल एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान है, नेचुरल एक्टिविटी ठीक से कर रहा है नहीं, उंगली पकड़ाइए, पकड़ ले रहा है, छोटा बच्चा लोग पकड़ लेता है ऐसे करके, पकड़ाने पे कोई भी चीज, इतना ही उसके नेचुरल एक्टिविटीज को इंकरेज करना है सिर्फ। जब 0 to 1 ईयर्स बीत जाएगा, उसके बाद 1 to 2 ईयर्स में अब थोड़ा सा वो चलने फिरने भी शुरू कर देता है। 1-2 ईयर्स में तो उसको थोड़ा सा इंकरेज किया जाएगा, थोड़ा सा दौड़ के चलो, थोड़ा सा तेज चलो। तो डिफरेंट जो है फिजिकल एक्टिविटी, डिफरेंट इंटेंसिटी का मतलब कि एकदम धीरे धीरे भी चल रहा है तो थोड़ा सा तेज करा दे उसको, इतना ही काफी है। यानी आपको लिखना है डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करना विथ डिफरेंट इंटेंसिटी, अलग इंटेंसिटी का। लाइक अगर जॉगिंग कर सकता है तो जॉगिंग कर लेगा वो, ठीक है। ये 180 मिनट्स, मतलब कि 180 मिनट अगर आपके 24 आवर्स में कोई भी कर रहा है, मतलब 20-20 मिनट, 10-10 मिनट, क्योंकि लेकिन एक लगातार नहीं कराना अभी 1 to 2 ईयर्स में। उसके बाद फिर जो है 3 to 4 ईयर्स थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा देना है, मोर इंटेंसिटी, सबको अलग अलग करके लिखते जाइएगा। 0 to 1 ईयर्स में सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्रोन पोजीशन में उसको डालना है, थोड़ा हाथ पर हिला ले, क्रॉलिंग कर ले, घिसकने शुरू कर दे, थोड़ा बहुत एक्टिविटी, हाँ किसी चीज को कैच करने सीख ले, वही काफी है। 3 to 4 ईयर्स में मोर इंटेंस एक्टिविटी। अब इसमें
कैचिंग एंड थ्रोइंग को हम इंक्लूड कर सकते हैं। किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करना, किसी को फेंकने की कोशिश करना। 3-4 साल के बच्चे को शुरू शुरू में फेंकेगा तो बॉल ऐसे कैच करता है, क्योंकि उसको पूरा हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो उसको ध्यान में देते हुए उसको कैचिंग थ्रोइंग थोड़ा थोड़ा सिखाना है, और थोड़ा सा इंटेंस एक्टिविटी हम लोग करा सकते हैं। ये भी 180 मिनट्स काफी है। अब ये 3, 4, 5 ये सब में ये चलेगा। अब चिल्ड्रन जो होते हैं 6 to 12 ईयर्स के होते हैं, उसमें भी 2 भाग में बांटा गया है, 6 to 9 और 10-11 यानी 10 to 12। तो इसमें हम लोग अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड कर देते हैं। 6 to 9 अर्ली चाइल्डहुड, 10 to 12 लेट चाइल्डहुड। तो 6 to 9 में शॉर्ट टीचिंग स्किल भी, छोटे स्किल भी सिखा सकते हैं, उसको इंटेंसिटी थोड़ा सा ग्रो कर सकते हैं। तो आप लिखने जाना कि स्लाइटली मोर स्ट्रेनियस या स्लाइटली मोर इंटेंसफुल देन जो पिछला आपका था 0 to 5 वाला। उसके बाद 10 to 12 में भी स्लाइटली मोर इंटेंस देन, तो कंपेरिजन करते जाना कि हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं चीजों को। अब देखिए सर्कल है पूरा। अब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, एडोलेसेंट में थोड़ा और बढ़ाएंगे, जवानी में थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा फिर आएगा फिर कम करते जाएंगे। जहां से शुरुआत की है 0 to 5 वाला, वही वाला आगे आ जाता है। ये पूरा सर्कल चलता है। लाइफ सर्कल जो है, एक समय है जब खुद से चल लेना ही एक अचीवमेंट माना जाता है, लोग ताली बजाते हैं जब 1-2 साल का बच्चा होता है। उसी तरह 80-85 साल के बाद भी खुद से चल के खुद से सारा काम करना भी एक अचीवमेंट होता है। तो शुरुआत भी होती है वहीं से, अंत भी वही होता है। जीवन का पूरा सर्कल है, ज्यादा फिलोसफिकल नहीं होना है। आगे देखिए 6 to 9 में शॉर्ट टीचिंग स्किल ऑफ डिफरेंट 30 मिनट्स विगरस एक्टिविटी। अब थोड़ा सा यहाँ पर विगरस एक्टिविटी, वहां इंटेंसिटी बढ़ा रहते हैं, अब थोड़ा सा विगरस। अब देखिए एक्टिविटी क्या है, कभी कभी बच्चे पूछते सर हम लोग भी तो एक्टिव रहते, क्लास में पढ़ रहे हैं, ये एक्टिविटी काउंट होगा क्या? तो फिजिकल एक्टिविटी में ये बेसिकली काउंट नहीं होता है। फिजिकल एक्टिविटी कभी भी काउंट होता है जब आपका हार्ट बीट रेज करे मिनिमम 20% मोर देन नेचुरल। 20% जो नेचुरल है उससे ज्यादा ग्रो कर गया, और जो है हल्का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, तभी वो एक्टिविटी है। अब हम टहल रहे धीरे धीरे तो वो एक्टिविटी में नहीं आता है। मैं बैठ के बोल रहा हूं, ये भी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आएगा। हाँ थकान होगी, फिजिकल मेंटल थकान होगी, मैं बहुत देर बैठूंगा तो शरीर अकड़ जाएगा। ये किसी भी एक्टिविटी में, किसी को हाथ ऐसे उठा के रखे तो भी थोड़ी देर में, लेकिन ये उस फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट बीट रेज नहीं हो रहा, टेम्परेचर, और इससे फैट भी नहीं गलने वाला है। बॉडी का फिटनेस बढ़ाने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज करना है। मिनिमम एरोबिक एक्टिविटीज है, स्टेनियस में थोड़ा विगरस, जहां ज्यादा थक जाए, तो तेज दौड़ने वाला एक्टिविटी 100 मीटर, तो इसको कहते हैं विगरस एक्टिविटी, जहां पर 10-20 सेकंड में ही आदमी का ब्रीदिंग बहुत तेज होने लगे और रुकने का मन करने या रुकना कंपल्सन हो जाए, तो वो एक्टिविटी को विगरस एक्टिविटी बोलते हैं। थोड़ा सा विगरस एक्टिविटी अब 6 to 9 डालेंगे, यानी कि हम लोग थोड़ा दौड़ा देंगे तेज, कुछ बच्चों के ग्रुप के साथ तेज दौड़ के आएंगे तो पूरा डीप ब्रीदिंग लेते रहेंगे, तो उनको बताएंगे कि बेटा कैसा लगा, तो बोलेंगे हाँ सर बहुत थकान लग रहा है। तो ये विगरस एक्टिविटी हुआ। लेकिन हाँ बच्चों में ये खासियत होती है कि थोड़ी देर बाद फिर एनर्जाइज हो जाते हैं, क्योंकि सेल जो है बहुत जल्दी रिकवर करता है अपने आप को। तो हर एक छोटे से लेवल से बड़े लेवल को, क्योंकि देखिए जो छोटा लेवल पर है वही बड़ा लेवल पर मैनिफेस्ट होता है। तो सेल के लेवल पर जब आप बहुत ज्यादा एनर्जाइज हैं, अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया आपका बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है, सेल जो है बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर रहा है, आपका जो हीलिंग कैपेसिटी है सेल का, एंटीबॉडीज जो बॉडी का बड़ा जल्दी एक्टिव है, बीमार भी बच्चे जल्दी पड़ते हैं और जल्दी ठीक भी होते हैं, तो वो चीज एक्टिविटी चलती है। यहाँ पर विगरस एक्टिविटी आप आराम से करा सकते हैं 6 to 9 में। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना है 30 मिनट्स है, और लेट चाइल्डहुड में 45 मिनट्स हो जाएगा। ये जो इसमें थोड़ा स्लाइट कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज भी कराने शुरू करें लेट चाइल्डहुड में, शुरू में नहीं। देखिए शुरू में बच्चों को ना फन एंड फ्रोलिक में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें फन के लिए, खेलना फन के लिए है। अब धीरे धीरे जब लेट आता है, जब लेट चाइल्डहुड में आते लगता है कि नहीं बेटा जीतना भी जरूरी है लाइफ में, क्योंकि हर कोई compete कर, लेकिन हेल्दी कंपटीशन मीन्स जहां आप हार भी गए तो कुछ सीखे। जीतने की इच्छा से अगर नहीं खेल रहे तो खेल की कोई मर्यादा नहीं है। मैं फिट होना चाहता हूं तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन होगा कि मैं अपने आप से फिट होना चाहता हूं, या कोई एक मॉडल ले लिया मैंने कि वैसा फिट होना चाहता हूं, तो फिटनेस के लिए आप अगर फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो तो कोई ना कोई एक मॉडल लेंगे, या अपने आप में ग्रो करेंगे कि हम ऐसे थे, ग्रो करेंगे। तो अपने आप में compete करना, बोलता तो आदमी करना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि हम अपने आप को एकदम क्राइटेरिया में बांध नहीं पाते हम कितने हैं क्या है, जब तक कि कोई एक बाहर से कोच ना हो, बाहर से कोई ऐसा मेंटर ना हो जो आपका लेवल बता दे कि आप यहाँ 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 है।
क्योंकि सेल्फ एनालिसिस सबसे बड़ा हार्ड चीज है। बोलता तो आदमी है कि अपने अंदर झांको, लेकिन इतना आसान चीज है नहीं। तो आदमी क्या होता है, बाहर एक मॉडल रखता है, बड़ा आसान है कि इसके जैसा करना है, इसके जैसा बनाना है अपने आप को। बहुत बार मोरल के लिए बोला जाता है कि आप जिसको मॉडल मानते हो सोचिए इस परिस्थिति में वो क्या करेगा, उसके अनुसार फंक्शन कीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। तो यहां पर चिल्ड्रन 6 to 9 और 9 to 12 में आ गया, 6 to 9 और 10 to 12 में आ गया। तो 6 to 9 में 30 मिनट्स विग्रेस एक्टिविटीज, और यहां पर 10 to 12 में 45। अब ये 30 और 45 जो होता है कभी भी रेगुलर विग्रेस नहीं कर सकते आप, तो गैप देख के करेंगे हम, लेकिन 45 कंप्लीट करना है। जैसे 90 मिनट्स में भी 45 विग्रेस होता है, जैसे कि आप तेज दौड़े इंटेंसिटी के साथ, फिर जॉगिंग करते लौटे या वॉकिंग करते लौटे, फिर तेज दौड़े। तो जो तेज इंटेंसिटी वाला है उसको हम लोग काउंट करते हैं, और 45 मिनट्स हो जाना चाहिए 10 to 12 में। अब हम आ गए एडोलेसेंट में, जहां आप भी हैं। इसको हम लोग एडोलेसेंट को टीन एज भी कहते हैं, क्योंकि 13 to 19 ये चलता है। लेकिन यहां पर 13 to 18 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर एक ही बार में 64 तक ले गया गया है। कहीं कहीं बुक में डिफरेंट एज ग्रुप है, लेकिन आप अगर ब्रैकेट में याद रखते हैं कि कहाँ क्या है, कोई कौन सा एज ग्रुप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट 5 days इन ए वीक, 60 to 90 मिनट्स डेली विग्रेस एक्टिविटीज। अब थोड़ा सा और बढ़ेगा, और इसी एडोलेसेंट एज में ही आदमी मैक्सिमम तक पहुंचता है, और वहां पर जो है आपका एक्टिविटीज जो है मोर विग्रेस होता है। आप वेट ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप धीरे धीरे ओलंपिक में जो 18 to 24 25 तक तो जीतने भी लगते हैं, ओलंपिक में मेडल्स भी आने लगते हैं वहाँ। तो वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं आप एडोलेसेंट के लिए। और 60 to 90 मिनट्स अब कहाँ से शुरू किए थे हम लोग, तो अर्ली चाइल्डहुड में 30, लेट चाइल्डहुड में 45, अब एडोलेसेंट में 60 to 90 मिनट्स विग्रेस एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। मसल को ग्रो करने के लिए, मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अब आ जाइए फॉर एडल्ट्स। फॉर एडल्ट्स इसमें भी अर्ली एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट करते हैं हम लोग। 13 to जो है 15 जो होता है अर्ली एडोलेसेंट में आता है, 16 to 19 लेट एडोलेसेंट में आता है। फॉर एडल्ट्स यानी 19 to 90 पूरा का पूरा। लेकिन इसको भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, ओल्ड एजेस में। 60 के बाद ओल्ड एजेस में आते हैं, और पहले जो है एडल्ट्स में आते हैं हम लोग। एडल्ट्स में बेसिकली हम लोग अर्ली एडल्ट जो होते हैं यानी 30 तक, यहां पर तो पूरा का पूरा हम लोग वेट ट्रेनिंग से लेके फुल विग्रेस एक्टिविटीज जो है कर सकते हैं। यहां पर वेरिएबल इंटेंसिटी का, लाइट इंटेंसिटी, मिड, और इसमें HIIT जिसको कहा था हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये पूरी दुनिया में भी फिटनेस के लिए बहुत चलता है, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो ये जो है आपको करना चाहिए, और इसमें जो है आप इस डिफरेंट वेरिएबल में आप इसको कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। देखिए 7 टाइप ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी पढ़ना है, लेकिन उसमें से 3 एक जैसा है, 3 एक जैसा और एक साथ है, उसको कहते हैं स्पाइनल कर्वेचर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और एक दो बार सुन लीजिएगा तो आपके दिमाग में ज्यादा फिट बैठा रहेगा। 3 स्पाइनल कर्वेचर है, कीफोसिस, लोर्डोसिस, स्कोलियोसिस। फिर से सुन लीजिए, कीफोसिस, लोर्डोसिस, स्कोलियोसिस। अब यहां पर फिगर मैंने नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं ऐसा समझा दे रहा हूं कि आपको की यानी कि चाबी। चाबी देखिएगा कभी भी हम लोग ताले में घुसाते हैं तो सामने से घुसाते हैं, तो आगे वाला पार्ट में कुछ ऐसा बना रहता है जो की खोलने के लिए काम आता है। तो रीढ़ की हड्डी जो है ऊपर की ओर है, हमारा सिर से जो ऊपर नीचे जुड़ा हुआ जस्ट ऊपर वाले को की पार्ट मानेंगे, क्योंकि वहीं से हेड जुड़ा हुआ, और हेड ही हमारा पूरा की है। तो हेड के तरफ जो है वहां पर जब आगे टिल्ट हो जाता है, यानी कि आगे की ओर कुछ रहता है, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर सामने कुछ बना रहता है, तो अब उसको रिलेट कर लीजिएगा। आगे की ओर मुड़ा हुआ, स्लाइटली फॉरवर्ड टिल्टेड जो है, और अपर पार्ट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम अगर मुड़ा हुआ है तो दैट इज कीफोसिस। याद रहेगा, कीफोसिस का जस्ट उल्टा है लोर्डोसिस। ये आगे की ओर है। अब नीचे का पार्ट अगर आगे अंदर की ओर दब गया है, यानी आप ऐसे शेप किए तो कीफोसिस, और रीढ़ की हड्डी ऐसे दब गई नीचे की ओर आके तो लोर्डोसिस। कीफोसिस का उल्टा है लोर्डोसिस, कीफोसिस, लोर्डोसिस। और अगर साइडवर्ड टिल्ट हो गया लेफ्ट या राइट, या तो उसमें क्या होता है ना, जब जैसे ही इधर साइड टिल्ट करता है उसको बैलेंस करने के लिए इस साइड बेल का टिल्ट कर जाता है ये वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन। तो बैकबोन जब ऐसे एस के शेप में हल्का आ जाता है, यानी इधर झुका तो उसको बैलेंस करने के लिए हल्का इधर मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ गया, तो एस जैसा हल्का भी शेप एस जैसा बना लिया, तो दैट इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। फिर से सुन लो, ऊपर मुड़ा कीफोसिस, नीचे को दबा लोर्डोसिस, साइडवर्ड हुआ तो स्कोलियोसिस।
ये सारा को हल्का इंट्रो करके फिर हम एक एक करके करते हैं, क्योंकि इसको आपको 3 पार्ट में बनाना कि किफोसिस है क्या, स्पाइनल कर्वेचर हो क्या, स्पाइन में कोई भी कर्वेचर हुआ मुड़ा हुआ तो स्पाइनल कर्वेचर वो 3 तरह का होता है। हो सकता है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स को स्पाइनल कर्वेचर से पूछ दे, तो आपको ये स्पाइनल कर्वेचर, एनी कर्वेचर, एनी टिल्ट फ्रॉम नॉर्मल प्रेजेंस, इट इज कॉल्ड स्पाइनल कर्वेचर। अब इसमें जो है आप अपना जोड़ सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, किफोसिस, लॉर्डोसिस, कोलिसिस। अब इसका वर्णन करेंगे तो किफोसिस लॉर्डोसिस है क्या, फिर उसका कॉजेस क्या है, उसका रेमेडीज क्या है। जब ये पूरा लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे कोई भी आपका जितना ही पोस्चरल डिफॉर्मिटी जैसा तो उसमें आपको लिखना पहले वो है क्या, उसका अगर फिगर बना पाए, आप ड्राइंग नहीं भी जानते लेकिन हल्का फिगर बना पाए तो फिर आप आराम से उसको कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कलम है मेरे पास, हाँ पेन है, एग्जांपल के लिए जैसे यहां पर ऊपर से मटाए और यहां किफोसिस लिख दिए, किफोसिस ऊपर से हल्का मोड़े और लिख दिए किफोसिस, देखिए ना है ठीक से दिख रहा है। मान लीजिए सीधा बनाए एक और नीचे की ओर मोड़ दिए और यहां कर दिए लॉर्डोसिस, नीचे की ओर मोड़ दिए, ये हो गया लॉर्डोसिस, ठीक है। अब देखिए हल्का एस जैसा कर दिए, ये हो गया स्कोलियोसिस। ऐसे बुक में भी किया हुआ है लेकिन हल्का करना है, ज्यादा एस माने इतना ज्यादा टिल्ट नहीं होता है, हल्का टिल्ट कर देना, हल्का ऊपर नीचे टिल्ट किया तो स्कोलियोसिस, ये हो गया। तो आपका इसी तरह फ्लैट फीट में जब आर्क होता है ना, वो थोड़ा सा जैसे हम लोग का आर्क पैर का थोड़ा दबा हुआ आना चाहिए, जब दबा हुआ नहीं है आर्क सीधा है, जैसे पैर किसी का बना है, ड्राइंग कोई जरूरी नहीं कि ड्राइंग जैसा करना है। जैसे 2 ड्राइंग बना दीजिएगा, एक में आर्क दिखाइएगा, जैसे देखिए एक में आर्क दिखा हुआ है, एक में आर्क नहीं दिखा हुआ है। तो एक आर्क वाला जो है वो दिखेगा नॉर्मल लेग, जैसे आप गीला पैर अगर कोई भी डालेंगे जमीन में तो हल्का सा दबा हुआ रहेगा, हल्का दबा हुआ रहेगा, तो वो आर्क वाला नॉर्मल लेग है। जब आर्क नहीं बनना सीधा हो रहा है तो वो फ्लैट फुट हो गया, उसको कहते हैं फ्लैट फुट। जब इरेक्ट खड़े रहेंगे, नी सटेगा तो वो हो गया नॉक नीज। जब इरेक्ट सीधा खड़े हैं और नी में बहुत ज्यादा गैप हो गया, ऐसे करके धनुष जैसा बन गया है, तो वो हो जाता बो लेग्स या रिकेट्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए कि बोलेक्स या रिकेट्स क्या है। तो बोलेक्स या रिकेट्स, बो यानी धनुष, तो धनुष कैसा होता है, ऐसे करके और धागा सीधा बंधा रहता है। तो जब इस तरह से मुड़ गया तो बोलेक्स है। नी ज्यादा सटने लगा, टच कर रहा है इरेक्ट होने पर या कोलैप्स कर रहा है एक दूसरे को, तो वो हो गया आपका नॉक नीज। तो आपका नॉक नीज बोलेक्स दोनों अपोजिट है। नॉक नीज में खड़े होने पर घुटना सटता है या कोलैप्स करता है और बोलेक्स में दूर हो जाता है। तो यानी कि नॉक नीज और वो अलग है, उल्टा है। किफोसिस लॉर्डोसिस लगभग उल्टा है, ऊपर की ओर मुड़ा तो किफोसिस, नीचे और लॉर्डोसिस। फ्लैट फुट आप जान गए, फुट जब फ्लैट हो जाता है यानी उसका आर्क खत्म हो जाता है तो सीधा हो जाता है, जहां दबता नहीं है। अब सबका नुकसान भी है। और उसके बाद जो है लास्ट होता है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर में शोल्डर थोड़ा आगे की ओर हो जाता है, राउंड शोल्डर। तो आप देखिएगा तो राउंड शोल्डर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, पहले के पिक्चर अगर देखिएगा तो अमिताभ बच्चन जी जो है उनका शुरू में जो है थोड़ा सा ऐसे रहेगा, पीछे से शर्ट थोड़ा बराबर आ जाता था, क्योंकि राउंड शोल्डर जब होगा तो शोल्डर आगे आएगा तो शर्ट का बीच में जो या टी शर्ट के बीच में जो दबाव होना चाहिए वो नहीं दिखाई देगा, तो राउंड शोल्डर। अब इसमें आते हैं फटाफट कि ये क्या है और क्यों है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। किफोसिस, इट इज अ फॉरवर्ड और एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन। अब फिर से 2 बार बोल दे रहा हूं ताकि आप जब सुनेंगे उसको तो आपका रिविजन हो जाएगा। इट इज अ फॉरवर्ड और एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन। It is also called round upper back. It is a forward or anterior curvature spine. It is also called round upper back. ठीक है, इसको 2-3 बार मन में रख लीजिएगा कि विच इज। तो किफोसिस इज ए फॉरवर्ड और इंटीरियर कर्वेचर स्पाइन। किफोसिस इज ए फॉरवर्ड और इंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर बैक, राउंड अपर बैक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड, जो मैंने कहा गोल जैसा पीछे से हो जाता है, राउंड अपर बैक। इसका कॉज क्या है, तो कॉज देखिए तीनों किफोसिस, लॉर्डोसिस, कोलिसिस या जितने भी हमारे पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसका कुछ कॉमन तो सब में डाल दीजिए। जैसे जेनेटिक हो सकता है ये कि शुरुआत से रहे, लेकिन जेनेटिक के अलावा डालिएगा। आप डालिएगा पहले माल न्यूट्रिशन। अगर आपके में विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है तो हड्डी कमजोर होगा, हड्डी कमजोर हो तो किधर से मुड़ जाएगा, मसल कमजोर होगा तो किधर से भी इधर उधर हो सकता है। तो माल न्यूट्रिशन सब में डाल सकते हैं आप,
जैसे उसमें भी स्पेसिफाइड कर दिएगा, जैसे बो लेग्स और रिकेट्स जो है और नॉक नीज दोनों में कैल्शियम की कमी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी, डाइट में मालन्यूट्रिशन स्पेशली अब्सेंस ऑफ कैल्शियम फास्फोरस इन आवर डाइट और विटामिन डी, ये सारा चीज डालिएगा वहां पर। लेकिन बाकी मालन्यूट्रिशन सब में डाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके मालन्यूट्रिशन के अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी अधिकतर चीज का कारण होता है। ज्यादा मोटापा है, भार यहां ज्यादा पड़ रहा, बैलेंस नहीं है तो किफोसिस, मोटापा ज्यादा है नीचे हो गया तो लोडोसिस, मोटापा ज्यादा है पैर पर वेट पड़ा तो फ्लैट फुट, मोटापा ज्यादा है नी पर इनसाइड प्रेशर डाल दिया तो नॉक नीज, बाहर साइड प्रेशर डाल दिया तो बो लेग्स या रिकेट्स। तो मोटापा भी हर जगह डाल सकते हैं, राउंड शोल्डर का नहीं है, राउंड शोल्डर के अलावा बाकी सब में ओबेसिटी भी डाल सकते हैं आप। तो ओबेसिटी होना, फिर मालन्यूट्रिशन होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज हर जगह डाल दीजिए, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज जो होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज डालिएगा, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, हर चीज का प्रॉपर एक्सरसाइज होता है, वही तो करना फिर ठीक करने के लिए भी। और प्रिकॉशन में भी यही सब देखिए, जो उसके कॉजेज हैं अगर याद रखिएगा तो वही कॉजेज प्रिकॉशन में डालना है, तो आपका आंसर भी एकदम अप्रोप्रिएट रहना चाहिए कि जो कॉज है वही प्रिकॉशन, ऐसा नहीं कॉज कुछ और है प्रिकॉशन में कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, किफोसिस हो गया, किफोसिस के कॉजेज क्या, माल न्यूट्रिशन, इलनेस, बीमारी से भी ऐसा हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, देखिए बीमारी होती है तो आदमी अंदर से कमजोर हो पड़ जाता है, जब कमजोर पड़ जाता है तो आदमी को ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो ऐसे ही बैठने लगता है, जब ऐसे ही बैठने लगता है तो धीरे धीरे राउंड शोल्डर हो जाएगा। अगर आप साइडवर्ड टिल्टेड होकर बैठ रहे हैं, आपको आराम लग रहा है तो आपको स्कोलियोसिस हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसे पेट आगे निकाल के बैठने में ठीक लग रहा है तो लॉर्डोसिस हो जाएगा। आपको अधिकतर जो है घुटना आपस में ऐसे सटा के रखने का मन कर रहा है तो आपको जो है वो नॉक नहीं जाता। इलनेस भी एक कारण होता है, इलनेस से कमजोरी आ जाती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये तो हर जगह डालिएगा। अब देखिए कैरिंग हैवी लोड्स, ये भी 2-4-5-6 जगह कैसे, तो फ्लैट फुट भी कैरिंग हैवी लोड से हो सकता है क्योंकि फुट पे वजन पड़ रहा है। आपका राउंड शोल्डर भी सामने से अगर भार लिए हुए दोनों हाथ में चल रहे हैं हमेशा, तो एक साइड एक शोल्डर पे अगर वेट लिए हुए हैं तो स्कोलियोसिस में डाला, माने वो पढ़ेंगे तो वहां डाला भी हुआ है। वन साइड अगर लोड लेते हैं, किसी भी एक हाथ में भारी उठा के हमेशा झोला चल रहे हैं या कंधे पे हमेशा, तो स्कोलियोसिस होने के कारण हो सकता है। यानी आपका इम्प्रॉपर वे में लंबे समय में जब भी कुछ करते हैं तो आप क्या है अगर पढ़ लीजिएगा तो कैसे हो सकता है, ये खुद से भी आप डाल सकते हो वहां, फिर भी एक बार देख लीजिए। मालन्यूट्रिशन, इलनेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर्स, यहां पर क्या है, लोडोसिस है तो दोनों शोल्डर पे या सिर पर रखने से भी हो सकता है, लेकिन अगर एक साइड ले रहे हैं तो स्कोलियोसिस होगा, याद रखिएगा। अनसुटेबल फर्नीचर एंड क्लोथिंग, क्लोथिंग अगर आपका ठीक नहीं है और बैठने का जगह ठीक नहीं है, आप हमेशा ऐसे उल्टा सीधा तरीके से बैठ रहे हैं, तो उसका प्रिकॉशन क्या है, तो प्रिकॉशन में वही सेम जो चीज आपका कहे उसका, जैसे आप मालन्यूट्रिशन तो टेक गुड डाइट, प्रॉपर लैक ऑफ एक्सरसाइज तो यहाँ ऑलवेज डू प्रॉपर एक्सरसाइज, उसको जस्ट अपोजिट करते जाइएगा। आप एक चीज ठीक से समझ लीजिए, उसको जस्ट अपोजिट करके प्रिकॉशन में, तो प्रिकॉशन में लिखिएगा देयर शुड बी गुड क्लोथिंग, देयर शुड बी जो है, बहुत बार जो है, हाँ शाइनेस कॉजेज में है, शाइनेस, रॉन्ग हैबिट ऑफ लीन फॉरवर्ड, हमेशा फॉरवर्ड झुके रहना, जैसे बहुत बार हियरिंग अगर प्रॉब्लम है तो भी किफोसिस हो सकता है। किफोसिस मतलब ऊपर पे लोड पड़ रहा है जिसके चलते आगे झुक गया, तो जैसे किसी को सुनाई नहीं देता बार बार ऐसे क्या बोले क्या बोले, या बोल सुनने के लिए हमेशा आगे झुके रहता है ताकि ज्यादा सुन पाए अच्छे से, तो ज्यादा इम्प्रॉपर वे में हैबिट आपका झुकने का तो वो हो जाएगा। तो ये हो गया लोडोसिस का, जस्ट उनका उसका कॉज भी है ओबेसिटी, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी जो चीजें वहां से उठा के लाइए पीछे वाला, तो वो है स्कोलियोसिस, साइडवर्ड कर्व ऑफ स्पाइन, लोडोसिस आपने जो है इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन को कहते हैं, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन को लोडोसिस कहते हैं, ठीक है। या इसको इंक्रीज्ड फॉरवर्ड कर्व ऑफ लुम्बर भी बोलते हैं। अब देखिए रिमेडीज में आइए, रिमेडीज में जब आपको रिमेडीज हुआ ये आगे झुक गया है तो इसको पीछे उठाने वाला सारा एक्सरसाइज करना है। बीम हैंगिंग तो तीनों में डाल दीजिएगा, किफोसिस में भी, लोडोसिस में, स्कोलियोसिस में बीम हैंगिंग, क्योंकि जब आप सीधा लटकिएगा राउंड शोल्डर में भी सीधा लटकिएगा तो आपका शोल्डर भी ऊपर की ओर खिंचाएगा, रीढ़ की हड्डी पूरा सीधी हो जाएगी, तो सारा में बीम हैंगिंग एक्सरसाइजेस आप डाल सकते हैं। उसके अलावा भुजंगासन स्पेशल है इसके लिए, किफोसिस के लिए भुजंगासन, ठीक है।
कीप पिलो अंडर योर बैक, बैक के ऊपर साइड में पिलो रख के अगर ऐसे सिर नीचे करे सोते हैं तो धीरे धीरे जो आपका टिल्टेड उसके अपोजिट साइड का सारा एक्सरसाइज करना है। ठीक है, स्ट्रेच बैकवर्ड, पीछे की ओर हमेशा स्ट्रेच करना। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन में यही होता है, लंबी गहरी सांस लेते हुए आधा इधर की ओर जाते हैं। पूर्ण चक्रासन तो पूरा नीचे चले जाते हैं, तो अर्ध चक्रासन। और धनुरासन में क्या होता है, पेट के बल लेट के पीछे पैर पकड़ते हैं और ऊपर के उठते हैं, तो धनुरासन। ये सारा अब ये अगला जब चैप्टर मैं बताऊंगा तो योग वाला, तो उसमें सारा आसन समझा दूंगा। तो आसन में क्या होगा कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ये आसन है, तो ये वाला आसन का नाम लिखेंगे, ये यहां पर काम आ सकता है, अपने आप आपके दिमाग में आएगा कि आसन। वैसे वहां पर बताया भी जाएगा कि इस आसन का क्या बेनिफिट है। लोडोसिस का कॉज आप समझ ही गए कि उसका जस्ट कॉज क्या है, ओबेसिटी उसका मेन कॉज है। मेन कॉज है आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जो जो मैंने कहा वो तो डाल ही दीजिएगा उस ओबीज होने। मेन कॉज में ओबेसिटी इसका आता है। अब इसका इसका जो आपका लोडोसिस का रिमेडीज है पश्चिमोत्तान आसन, क्योंकि यहां पर पेट पे ज्यादा भार होने से ही लोडोसिस होता है। पेट का भार ज्यादा हो गया, पेट ज्यादा निकल गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए हिप पीछे निकल जाता है, तो ये आगे कर्व हो जाता है। तो अब आगे झुकना, तो पश्चिमोत्तान आसन, जैसे हम पैर सीधा किए और आगे की ओर झुके पश्चिमोत्तान। पादहस्तासन, खड़े हुए और आगे झुके पादहस्तासन। और ये आपका बेसिकली इसमें आता है पश्चिमोत्तान और पादहस्तासन, याद रखिए। सीटअप्स एंड लेग अप से 45 डिग्री, लेट गया पैर था उठा के रखे रहे तो नीचे की ओर दबाव पड़ते रहेगा, पैर उठा 45 डिग्री रोके रहे। तो ये आपका हो गया इसके लिए लोडोसिस के लिए। स्कोलिसिस के लिए अगर ऊपर में राइट साइड टूट ले तो लेफ्ट साइड झुकना, ये एक्सरसाइज। टिल्टिंग अपोजिट साइड ऑफ स्कोलिसिस, बेंट, टिल्टिंग अपोजिट साइड ऑफ योर बेंट, जिधर बेंट है उसका अपोजिट साइड भार देना, झुकना, बीइंग में एक्सरसाइज। ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में एक्सरसाइज करना, ये आपका स्कोलिसिस का। स्कोलिसिस का भी सेम कॉज है, रॉन्ग हैबिट ऑफ लीनिंग साइडवर्ड रुकना, ये स्कोलिसिस में आता है। फ्लैट फुट क्या है, तो फ्लैट फुट, देयर इज लेस आर्क और नो आर्क इन आवर फुटप्रिंट। फुटप्रिंट में जब लेस आर्क या नो आर्क आया, दैट इज कॉल्ड फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जो है उसका कॉज क्या होता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ वेट का रैपिड ग्रोथ। ठीक है, इनर एंड आउटर साइड ऑफ फुट, जंपिंग एंड स्किपिंग, वज्रासन इसका रिमेडीज है। जंपिंग एंड स्किपिंग और वज्रासन इसका रिमेडीज है। ठीक है, जंपिंग और कॉजेज हो गया ये। अब इसमें क्या है, जंपिंग स्किपिंग का हुआ है। टो एंड हिल पर वॉकिंग, इससे भी आपका जो है फ्लैट फुट ठीक होता है। ठीक है, फ्लैट फुट के बाद आ जाइए नॉक नीज में कमी, माल न्यूट्रिशन स्पेशली, वो जो है वो तो लिखना ही लिखना है। ये भी हैवी लोड, कैरिंग हैवी लोड और शोल्डर भी इसका कारण हो सकता है, नॉक नीज का भी और उसका भी। ठीक है, बोथ द नीज टच और ओवरलैप ईच अदर, ये मैंने पहले बता दिया है, इन स्टैंडिंग इरेक्ट। और उसके बाद जो इसके कॉजेज में लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, कैरिंग हैवी वेट इन अर्ली एज, इसका प्रिकॉशन सेम उसका अपोजिट कर देना है कि आपको लेना है, हैवी लोड नहीं लेना। रिमेडीज में आपका हॉर्स राइडिंग, क्योंकि हॉर्स राइडिंग में आप जब बैठते हैं तो पैर दूर की ओर रहता है, और जो है आपको जो है वहां पर जब नी दूर रख के रखते, या सोते समय अगर तकिया बीच में रख लिए तो नी दूर रहा तो आपका उसमें आराम मिलता है, और धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है लंबे समय तक में। तुरंत कुछ भी ना होता है ना ठीक होता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी याद रखिए, पोस्चरल होता भी है लंबे समय तक रॉन्ग काम करने से, और ठीक भी होता है लंबे समय तक काम करने से। ऐसा नहीं कि 10 दिन में 5 दिन में आपको ठीक होने लगेगा। हाँ, हल्का सिम्टम दिखने लगेगा ठीक होने का, लेकिन लंबा समय लेता है खराब होने में भी, ठीक होने में भी। ठीक है, तो यहां पर नॉक नीज हो गया, फ्लैट फुट हो गया, और आपका बोलेक्स जस्ट अपोजिट है। बोलेक्स जो है उसके लिए अगर आसन को लेके चलिएगा, आपकी ये नॉक नीज के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, तो नॉक नीज के लिए पद्मासन और गोमुखासन फायदा करता है। पद्मासन मतलब एक दूसरे पे उठाते तो घुटना दूर हो जाता है, तो पद्मासन। बोलेक्स में जो है वृक्षासन वृक्षासन फायदा करता है, क्योंकि वहां पर वृक्ष जैसा बनने के लिए ऐसे हम लोग पैर घुमाते हैं, वहां पर गरुड़ासन भी थोड़ा काम करता है इसमें। ये दोनों इसके लिए है, बोलेक्स के लिए है। विटामिन का इंटेक करना है, और आउटसाइड से अगर प्रॉपर विगरस मसाज करने पर भी धीरे 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 अर्ली एज में ज्यादा फायदा करता है, वो ठीक होने लगता है। राउंड शोल्डर जो है उसमें शोल्डर बिकम राउंड एंड सीम टू बी
बेंट फॉरवर्ड है, आगे झुका हुआ थोड़ा दिखने लगता है। इसका कॉज भी बियरिंग हैवी टाइट क्लोथ, हमेशा क्लॉथ टाइट पहने में तो भी हो सकता है आपको, इसलिए क्लॉथ थोड़ा ढीला ढाला पहना कीजिए। हैबिट ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड, हमेशा झुके रहना आगे, ठीक है। शाइनेस, अगर आप में साइनस से शर्मीलापन है तो हमेशा ऐसे झुक के, तो किफोसिस और राउंड शोल्डर का कॉज में ये दोनों आता है शाइनेस पे, यानी कि आपका शर्मीलापन, शाइनेस। साइनस मतलब वो साइनस मत कर लीजिएगा। कॉजेज, wearing वेरी टाइट क्लोथ्स, हैबिट ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड। अब हम लोग लास्ट में पहुंच रहे हैं कि अब जो फीमेल का है, तो फीमेल का आपका जो है वीमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में उसके मेन आपका पार्ट क्या, फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए वीमेन को जो है आपको ये होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहने के लिए भी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स इसके, और सोशल बेनिफिट्स में है कि सोसाइटी में फीमेल जो है, जो अपने आप को थोड़ा कम महसूस करती है, वो भी अपने आप को बराबर महसूस करने लगती है। स्पेशल कंसिडरेशन है इसमें मिनार्क मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जो भी 9-10 तक पढ़े होंगे तो वो सभी जान रहे होंगे कि मिनार्क जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये भी स्पेशल कंसिडरेशन है, माने फीमेल के लिए जो है, एथलीट्स के लिए जो है 9 to 16 ईयर्स के बीच। अगर 9 से पहले हो रहा है तो भी गलत है, 16 से बाद हो रहा है। बेसिकली 12 ईयर्स में ये स्टार्ट होता है मिनार्क। मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन, किसी भी तरह का डायफंक्शन हो सकता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल अगर रेगुलरिटी कहीं भी इरेगुलर हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन में आता है। असल में एमिनोरिया के अंदर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्पेशल कंसिडरेशन थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन भी लिखिएगा चलेगा। फीमेल एथलीट ट्रायड, अब देखिए एथलीट ट्रायड जब एथलीट्स जब बनने लगी फीमेल, तो उनके लिए हुआ कि 3 चीजें स्पेशली रिसर्च करके पता चली कि 3 चीजें हैं जो कि फीमेल को परेशान करती हैं, यानी उनके एथलेटिक कैरियर में बैरियर है। वो 3 चीजें क्या हैं? तो वो 3 चीजें हैं, पहला है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। और ये तीनों इंटररिलेटेड भी है, ये ट्रायड तीनों, इसलिए इसको फीमेल एथलीट ट्रायड कहा जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जब भी खाने में कमी होगी, यानी ईटिंग डिसऑर्डर हो गया आपका। ईटिंग डिसऑर्डर 2 है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, नर्वोसा कब होता है? जब सेल्फ स्टीम की कमी आती है और हमेशा लगते रहते हैं फीमेल एथलीट्स को कि हम मोटे हो रहे हैं। तो ऐसा में जो है ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। और ये ईटिंग डिसऑर्डर में दोनों याद रखिएगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है, आप डाइट कम करते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। याद रखिएगा, 2-3 बार बोल रहे हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है। तीनों इंटररिलेटेड कैसे है? अब ये दोनों में क्या होता है, एक में तो होता है कि डाइट कम करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ पिल्स भी लेने लगते हैं हम लोग वेट कम करने के लिए, जो फीमेल एथलीट्स होती हैं। अब दूसरा में होता है बुलिमिया, ये और खतरनाक मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि खाने की इच्छा बहुत होते रहती है, क्रेविंग होते रहता है अंदर। जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद फोर्सफुली वोमिट कर देते हैं। तो ये जो इसका जो है बहुत ज्यादा इसका बुलिमिया का है, बहुत ज्यादा फोर्सफुली, इसमें गिल्ट फीलिंग होने लगता है कि हम इतना ज्यादा क्यों खा लिए और लगता है वेट बढ़ जाएगा, तो फोर्सफुली वोमिट करते। ये है दोनों में अंतर। एनोरेक्सिया नर्वोसा में सिर्फ हम एक्सेसिव डाइट कर रहे हैं, माने डाइटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं ताकि हम मोटे ना हो जाए। और यहां पर एक चीज जुड़ गया कि हम खा तो लेते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है, तो और फिर अंदर गिल्ट फीलिंग होता है कि हम खा लिया, वेट बढ़ जाएगा, तो फोर्सफुली वोमिट कर देते हैं। यानी मेरे अनुसार तो बुलिमिया नर्वोसा ज्यादा और खतरनाक है, लेकिन दोनों खराब है। और ये दोनों जब होता है तो बॉडी में कैल्शियम की हार्मोनल चेंज होने लगता है। इस हार्मोनल जो चेंज के चलते और एंटीबॉडीज की कमी के चलते मेंस्ट्रुएशन साइकिल गड़बड़ाने लगता है, वो है एमिनोरिया। एमिनोरिया 2 तरह का होता है, प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया में क्या होता है कि जो है जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो शुरुआत हो रहा है वो डिले होने लगता है। और सेकेंडरी में होता है कि स्टार्ट हो तो गया है लेकिन 3 महीना तक फिर से दोबारा नहीं हो रहा है, तो होता है सेकेंडरी एमिनोरिया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 जो है एमिनोरिया है, और आपका 2 ईटिंग डिसऑर्डर है। और ऑस्टियोपोरोसिस मींस ये सब के चलते आपका जो हड्डी में बोन मांस डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है, हड्डी का फ्रैक्चर का संभावना बढ़ जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका ये चैप्टर है, इसको 2-3 बार अगर वीडियो सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फीमेल एथलीट ट्रायड को एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। एमिनोरिया याद रखिएगा, एमिनोरिया क्या है? एमिनोरिया एक तरह से मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन ही है। जब डिले होता है 16 ईयर्स तक भी शुरुआत नहीं हो पा रहा है तो उसको प्राइमरी एमिनोरिया बोलते हैं। जब शुरुआत हो गया लेकिन 3 महीना तक डिले हो गया है तब उसको सेकेंडरी एमिनोरिया कहते हैं।
तो ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इलनेस, ये क्या 18 इयर्स या उससे एबव तक अगर नहीं स्टार्ट हुआ है मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो प्राइमरी एमिनोरिया, और अगर 3 मंथ या उससे ज्यादा एब्सेंस हो सेकेंडरी एमिनोरिया कहा जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर दो तरह का हो गया, दोनों का एक ही कारण है, लो सेल्फ स्टीम या एक्सेसिव प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, ये इसका ईटिंग डिसऑर्डर का कारण है। और ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। आप इसको 2-3 बार सुन लीजिए, आप सभी एग्जाम में जरूर अच्छा करेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट।